नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग निषाद है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक होगा ये डिनोटेड होगा कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे सिंपली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 को हुआ फ्रांस में, उसके क्या ऐसे कारण थे, उसके क्या ऐसे कॉजेस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। But before going to understand what is the causes of French Revolution, what are the different causes of revolution, firstly we will understand what is the meaning of revolution। तो revolution शब्द का मतलब क्या होता है, revolution जो ये टर्म होता है इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे, then we will understand the different causes of revolution या different causes of revolution जो political, social, economic और ideological है। तो अगर आप revolution को समझेंगे तो किसी भी सोसाइटी में या किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी पॉलिटी में अगर एक बहुत बड़े चेंजेस हो, एक बहुत बड़ा चेंजेस आए, चेंजेस का साथ 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या है कि जहां से बिल्कुल स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पे आ गए, और ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। इट मींस जो रेवोल्यूशन टर्म है वो डिनोट करता है किसको, वो डिनोट करता है कंप्लीट चेंज को या 360 डिग्री चेंजेस को। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे जहां पर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हो, जहां पर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s के टाइम पर इंडिया में हुआ और वो किसके द्वारा किया गया, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। इसके पहले क्या था, उसके पहले जो इंडिया था अपने फूड के लिए डिपेंडेंट था दूसरी कंट्रीज पर, मेनली हम यूएसए पे और अदर कंट्रीज पर क्या थे, डिपेंडेंट थे कि इंडिया में हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था और हमें करना क्या पड़ता था, हमें दूसरी कंट्री से फूड को इंपोर्ट करना पड़ता था। बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि 1960 में जो 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, चेंजेस क्या हुए, चेंजेस ये हुए कि ना केवल हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को फिल कर पाए, डोमेस्टिक डिमांड फूड प्रोडक्ट्स के, ना केवल हम उसको हम लोग फिल ही कर पाए, बल्कि इसके साथ ही साथ हम अब अपने फूड प्रोडक्ट्स को यानी कि व्हीट को और राइस को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। यानी कि बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग क्या करते थे, हम लोग फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम फूड प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज में बेच भी पा रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन अलग थी और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सिचुएशन क्या हो गई, अलग थी। यानी कि जो हम इंपोर्ट करते थे पहले अब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। तो आई होप समझ में आया होगा कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि रेवोल्यूशन जो टर्म होता है वो डिनोट करता है किसको, वो डिनोट करता है एक बहुत बड़े चेंजेस को। तो फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही रेवोल्यूशन हुआ, जो कॉमन पीपल थे, जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ने क्या किया, एक बहुत बड़े चेंजेस किया और उसी रेवोल्यूशन को या उसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे क्या बदलाव थे, फिर हम लोग कॉजेस पे आएंगे। ऐसे क्या 360 डिग्री चेंजेस थे कि जो फ्रांस था ना, फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो करता था। 1789 में जो किंग रूल कर रहा था वो कौन था, वो था लुई 16। फ्रांस में जो मोनार्क था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लुई 16। तो लुई 16 जो बॉर्बन डायनेस्टी के बिलोंग करते थे, वो कैसे थे, वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब क्या है, एक ऐसा किंग, एक ऐसा मोनार्क जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, सारी की सारी कंट्री के अंदर जो पावर है वो किसके पास है, वो केवल और केवल एक मोनार्क के पास होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क की सिचुएशन चेंज होती है फ्रांस में और आगे जाकर फ्रांस क्या बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या है कि जो मोनार्क पहले एब्सोल्यूट था, अब उसकी अथॉरिटी को चेक करने के लिए, उसकी पावर को रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए वहां पर कौन आएगा, वहां पर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रांस में चेंजेस हुए और चेंजेस होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद फ्रांस में रिपब्लिक का रूल होता है। रिपब्लिक जहां पर कोई नॉर्मल पीपल भी हेड ऑफ स्टेट बन सके, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और रिपब्लिक के बाद क्या होता है, वहां पे डायरेक्टरी रूल होता है और डायरेक्टरी रूल के बाद वहां पर वापस से एब्सोल्यूट मोनार्की आता है, जो लेकर कौन आता है, जो लेकर आता है आपका नेपोलियन। इट मींस फ्रांस ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की, फ्रांस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एब्सोल्यूट मोनार्क से और वो जाकर एंड कहां पर हुआ, जाकर फिर से वो एब्सोल्यूट मोनार्की पहुंच गया। इट मींस जो चेंजेस हुए कैसे हुए, वो चेंजेस हुए 360 डिग्री चेंजेस। इट मींस जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोग वहां पर पहुंच गए। और इस चेंजेस को लाने के पीछे जो सबसे बड़े आप मान सकते हो लोग थे, वो कौन थे, वो कॉमन पीपल थे। तो ऐसे क्या कॉजेस थे या ऐसे क्या कारण थे जिससे फ्रांस में इतनी बड़ी चेंजेस आए, यानी कि लुई 16 को हटा दिया गया और लुई 16 को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वहां पे रिपब्लिक आता है, रिपब्लिक के बाद वहां पे डायरेक्टरी रूल आता है और डायरेक्टरी के बाद वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की आते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में।
तो क्लास जैसे कि हम लोगों ने पहले ही समझा है, यानी कि टॉपिक लिखा है कि फ्रांस की सोसाइटी में कभी भी जब चेंजेस आते हैं ना, तो चेंजेस के पीछे जो पहला कारण होता है वो क्या होता है, वो सोशल कॉजेस होता है। सोशल कॉजेस का मतलब क्या है कि फ्रांस की सोसाइटी में ऐसे क्या चीजें थी जिससे रेवोल्यूशन हुआ। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी ना, वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी। 3 एस्टेट का मतलब क्या है, जैसे इंडिया की जो सोसाइटी थी पहले अगर आप देखोगे तो वर्ण सिस्टम इंडिया में था। वर्ण सिस्टम में सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे जो लोग हुआ करते थे वो कौन होते थे, वो होते थे कौन, वो होते थे ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य और फिर उसके बाद शूद्र। ये इंडियन सोसाइटी थी जो पहले वर्ण सिस्टम से डिवाइडेड हुआ करती थी। आप मान सकते हो एक तरह का ट्रायंगल हुआ करता था, और इंडिया में सबसे ऊपर जो हुआ करते थे वो कौन होते थे, वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे। नेक्स्ट जो होते थे वो कौन होते थे, वो क्षत्रिय हुआ करते थे, और फिर बाद में कौन होते थे, बाद में होते थे वैश्य, और वैश्य के बाद फिर होते थे कौन, वैश्य के बाद फिर होते थे शूद्र, जो शूद्रास होते थे। उसी तरह फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांस की भी सोसाइटी थी, वो क्या थी, वो डिवाइडेड थी। वो कैसे डिवाइड थी, 3 स्टेट में। जो सबसे ऊपर थे वो कौन थे, वो थे क्लर्जी। नेक्स्ट कौन थे, नेक्स्ट थे आपके नोबल्स, और थर्ड आप मान सकते हो पीजेंट्स, जिसको हम लोग कॉमन पीपल बोल सकते हैं। क्लर्जी कौन हुआ करते थे, क्लर्जी वो लोग हुआ करते थे जो रिलीजन से जुड़े हुए करते थे, यानी कि मेनली जिनके पास चर्च की अथॉरिटी हुआ करती थी। चर्च के जो फादर लोग हुआ करते थे वो आते थे किसमें, वो होते थे क्लर्जी में। नोबल्स कौन होते थे, जो किंग के पास मिनिस्टर्स हुआ करते थे, किंग के पास जो काम करते थे फ्रांस में, वो कौन होते थे, वो होते थे आपके नोबल्स। और पीजेंट्स कौन होती थी, पीजेंट्स होते थे आपके कॉमन पीपल। तो फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड होने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस की सोसाइटी का जो डिवीजन था, वो डिवीजन किसके बेस पर था, वो डिवीजन था आप मान सकते हो बर्थ के बेस पर, कि अगर आप क्लर्जी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या होगे, आप क्लर्जी रहोगे। आप नोबल से बिलोंग करते हो तो आप नोबल से रहोगे, और आप पीजेंट से बिलोंग करते हो तो आप पीजेंट ही रहोगे। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस की सोसाइटी का जो टैक्सेस था, यानी कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, टैक्सेस चाहिए। और वो जो टैक्सेस पे करते थे वो कौन करते थे, केवल और केवल पीजेंट्स ही करते थे, क्लर्जी और नोबल्स नहीं करते थे। और क्लर्जी और नोबल्स को कुछ बाय बर्थ आप मान सकते हो प्रेस्टीज भी मिले हुए थे, कुछ राइट्स मिले हुए थे। जैसे आप मान सकते हैं क्या, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के मान सकते हैं कि क्लर्जी को और नोबल्स को एग्जम्पशन था किससे, कि वो आप टैक्स को नहीं पे करेंगे। सेकंड, क्लर्जी और नोबल्स के पास जो पीजेंट्स थे वो काम करने के जाते थे, और ये लोग उनको पेमेंट भी नहीं करते थे। यानी कि क्लर्जी और नोबल्स के पास पीजेंट जाते थे काम करने के लिए, लेकिन ये लोग उसको पेमेंट भी नहीं करते थे। प्लस टैक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये क्लर्जी और नोबल्स देते थे किसको, क्लर्जी और नोबल्स, पीजेंट किसको देते थे, क्लर्जी और नोबल्स को देते थे। तो ये क्या था, ये सबसे बड़ा रीजन था। इट मींस आप ये मान सकते हो कि इतनी बड़ी जो कंट्री थी फ्रांस जो था, फ्रांस पे जो टैक्सेस का जो बर्डन था वो सारा का सारा किस पर था, वो सारा का सारा पीजेंट्स पर था। और पीजेंट्स एक दिन क्या होता है, एक दिन वो गुस्से होते हैं, और गुस्से होने के बाद वो बोलते हैं कि आथा माजी सटकली, अब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस चीज को चेंजेस लाएंगे। और जो होता है क्या, कि जो लुई 16 को हटाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सोशल कॉजेस क्या थे, कि जो टैक्सेस का बर्डन था वो केवल और केवल किस पे था, पीजेंट पर था। और पीजेंट ने क्या किया, पीजेंट ने एक दिन बर्दाश्त जब बाहर हो गया तो उन्होंने रेवोल्यूशन किया। सेकंड जो कॉजेस है वो आपका क्या है, वो आपका ये है कि जो फ्रांस की जो पॉलिटी थी, यानी कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या होते हैं वो समझते हैं। जो सेकंड कॉजेस है दैट इज अ पॉलिटिकल कॉजेस। तो पॉलिटिकल कॉजेस में क्या था, देखिए फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे। तो पॉलिटिकल कॉजेस का मतलब क्या है कि उस समय फ्रांस में जो किंग था वो कौन था, वो था आपका लुई 16, जो बॉर्बन डायनेस्टी से क्या करते थे, बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो लुई 16 थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये हमेशा अपनी लग्जरियस लाइफ में क्या थे, अपनी लग्जरियस लाइफ में ही व्यस्त थे, और उनको पता ही नहीं था कि कॉमन पीपल के बारे में क्या उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है। यानी कि आप मान सकते हो कि जो लुई 16 थे वो अपनी लग्जरियस लाइफ में क्या है, लग्जरियस लाइफ में बिजी हैं, और उनके साथ कॉमन पीपल की क्या प्रॉब्लम्स है, कॉमन पीपल की क्या नीड्स है, ये इनको पता ही नहीं था। दूसरी बात क्या है कि लुई 16 के जो फादर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लुईस 15। लुई 16 के जो फादर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लुईस 15। इन्होंने एक वॉर लड़ा था, किसके अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में। और उन्होंने क्या किया, उस वॉर में जब ये जाते हैं, कौन, जो लुईस 15 होते हैं, जब वो वॉर में जाते हैं तो उस वॉर में
बहुत बड़ी अपनी आर्मी को और बहुत बड़ा जो टैक्सेस का बर्डन होता है वो उन पर चलता है। इट मींस आप मान सकते हो कि अमेरिका के अगेंस्ट जब वो वॉर लड़ते हैं तो उस वॉर में क्या होता है, उनको बहुत बड़ा टैक्सेस देना पड़ता है, किसके रूप में, यानी कि एक तरह के कर्ज होता है। तो पॉलिटिकल कॉजेस में क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस में जो लुईस 16 थे, जब ये थ्रोन बनते हैं यानी कि किंग बनते हैं 1789 में, तो इनको बहुत कम ही रिसोर्सेस मिलते हैं, और जो रिसोर्सेस मिलते भी हैं उसमें ये अपनी लाइफ यानी कि अपनी लग्जरियस लाइफ के लेकर क्या होते हैं, वो बिजी होते हैं। थर्ड जो कॉजेस है वो क्या है, वो आपका है इकोनॉमिक कॉजेस। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1789 में ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गई थी, और इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, लोगों की जो डिमांड्स होगी वो भी बढ़ेगी। टेक द एग्जांपल ऑफ, अगर आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अगर मेंबर्स क्या हैं, मेंबर्स अगर कम है तो जो नीड्स होगी, फूड होगा, क्लोथ्स होगा, शेल्टर की जो नीड्स होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। फैमिली मेंबर में अगर 2 या 4 लोग ही हैं तो खाने की कमी भी हमारी 2 ही लोग की होगी, खाने की जरूरत होगी वो 2 ही लोग की होगी, कपड़े की जरूरत होगी वो 2 लोग की होगी, 2-4 लोगों की होगी, अगर जितने मेंबर्स होंगे। लेकिन अगर मेंबर्स ज्यादा होंगे तो जो नीड होगी वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, और वो बर्डन बढ़ेगा किस पर, एक इकोनॉमिक। तो फ्रांस की पॉपुलेशन 1789 में ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाती है, और 2 गुना बढ़ने के साथ साथ जो डिमांड होती है उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं की जाती है, किसके द्वारा, जो वहां के किंग होते हैं, वहां के शासक होते हैं। और एक दूसरा रीजन भी आप मान सकते हो कि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई न बढ़ने से वहां पे सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाती हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है कि जीवन जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो कॉमन पीपल को नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो किंग थे और जो किंग की जो रानी थी वो क्या थी, वो आप मान सकते हो अपने लग्जरियस लाइफ में ही बिजी थी। इवन एक बड़ा वाकया फेमस है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जब लोग भूख से तड़पते हुए अपनी बातों को जब किंग के सामने उन्होंने सामने रखा, तो उनकी जो क्वीन थी, जो उनकी लुईस 16 की जो क्वीन थी, जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, तो अपनी रानी से पूछते हैं, यानी कि वो अपने सेविका से पूछती हैं, जो लुईस 16 की जो क्वीन होती है मैरी एंटोनेट, कि ये लोग क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है। तो लोग कहते हैं कि इनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, इसी वजह से ये डिमांड कर रहे हैं और आपके सामने बातें रख रहे हैं। तो मैरी एंटोनेट का आंसर सुनिएगा, वो बोलते हैं कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो लोगों को केक खाना चाहिए। अरे पागल औरत, उनके पास रोटी नहीं है इसलिए वो केक कहां से खा पाएंगे, या उनके पास रोटी नहीं है तो वो केक कहां से खा पाएंगे, पहले आप यही समझिए। तो एक इकोनॉमिक कॉजेस आपका ये हो गया कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस डिमांड को सप्लाई नहीं की जा रही थी, एक सबसे बड़ा कॉजेस था। और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन ये है कि आइडियोलॉजिकल कॉजेस। आइडियोलॉजिकल कॉजेस का मतलब क्या होता है कि जो फ्रांस के फिलोसफर थे, हमने आपको भी पहले बताया क्या कि पॉलिटिकल कॉजेस में बताया कि जो फ्रांस के किंग थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लुईस 15। तो लुईस 15 ने क्या किया था, लुईस 15 ने एक वॉर लड़ी थी, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटेन के अगेंस्ट में, सॉरी अमेरिका के अगेंस्ट में। तो जब वो अमेरिका के अगेंस्ट में जब जाते हैं वॉर के लिए, तो जो बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं, जब वो जाते हैं तो जाने के बाद देखते हैं क्या कि अमेरिका को अब क्या मिली है, अमेरिका को मिली है इंडिपेंडेंस। वहां के लोग अब डेमोक्रेटिक रूल से जी रहे हैं, वहां के लोगों को राइट्स मिले हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर होते हैं जो अपनी किताबों में, जैसे जॉन लॉक हो गए, ठीक, वॉल्टेयर हो गए, तो बहुत सारे फिलोसफर क्या हुए, बहुत सारे फिलोसफर आए कहां पर, फ्रांस में, जिन्होंने बताया लोगों को कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किंग के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, आपको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, तो जाकर आप अपने राइट्स को मिल पाएंगे। तो लोग क्या हुए, लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने शुरू करना शुरू किया, क्या लोगों ने करना शुरू किया, एक तरह से रेवोल्यूशन। लास्ट जो कॉजेस है आपका वो है आपका इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, और फ्रांस की रेवोल्यूशन क्या होती है, वहीं से स्टार्ट होती है। इमीडिएट कॉजेस में क्या होता है कि जो फ्रांस की सोसाइटी होती है वो टैक्सेस को बढ़ने के लिए, हमने आपको बताया कि ऊपर जो कॉजेस है जिससे आप लोग समझ सकते हैं क्या कि फ्रांस की जो सिचुएशन है उसमें उनके खर्च बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि किंग क्या है, किंग अपने आप में बिजी है लग्जरियस लाइफ में, जो लोग हैं टैक्सेस का बर्डन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इमीडिएट कॉज में क्या होता है, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है इमरजेंसी में, और उस स्टेट जनरल में प्रपोजल रखा जाता है क्या कि हम फ्रांस में आगे से वापस से क्या करेंगे, वापस से टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे। और तीनों स्टेट से एक एक मेंबर आने की परमिशन होती है, लेकिन इस स्टेट में क्या होते हैं, यानी कि जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती है उसमें फर्स्ट स्टेट से जो मेंबर आते हैं वो कितने आते हैं, वो 300 आते हैं। सेकंड स्टेट से जो मेंबर आते हैं वो कितने आते हैं, वो आते हैं आपके 300। और जो आपका थर्ड स्टेट होता है उसमें से जो मेंबर आते हैं वो कितने आते हैं, वो आते हैं ऑलमोस्ट 600। और बहुत सारे लेटर्स और पिटीशन भी लोग लेकर आते हैं थर्ड स्टेट के साथ।
तो जब स्टेट जनरल की मीटिंग में जब पेश की जाती है, क्या पेश की जाती है बातें कि हमें टैक्सेस को इंक्रीज करना है, तो फर्स्ट स्टेट को टैक्सेस देना नहीं है, हमने आपको बताया सोशल कॉजेस में। सेकंड स्टेट को भी टैक्सेस नहीं देना है, सारा बर्डन पड़ता किसको, सारा बर्डन पड़ता थर्ड स्टेट को। तो फर्स्ट स्टेट ने कह दिया कि हाँ हमें टैक्सेस चाहिए, सेकंड स्टेट को भी कह दिया कि हाँ टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, लेकिन थर्ड स्टेट क्या होता है, थर्ड स्टेट इसके अगेंस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो डिमांड क्या करते हैं, वो डिमांड ये करते हैं कि इस बार जो स्टेट जनरल की असेंबली है इसमें जो वोटिंग कराया जाए वो एक वोट ना कराया जाए। ये पहले कॉन्सेप्ट था कि स्टेट जनरल की जो फर्स्ट आप मान सकते हो स्टेट हो गए, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप होगा सोसाइटी का, उनका जो वोट होगा वो क्या होगा, वो एक होगा। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोग क्या डिमांड कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि फर्स्ट स्टेट का केवल एक ही वोट नहीं बल्कि इस बार कितने वोट रखिए, इस बार आप 300 वोट को रखिए। सेकंड स्टेट में एक वोट को ना रख के आप कितने वोट रखिए, 300 वोट रखिए। सेकंड स्टेट यानी कि इसी तरह थर्ड स्टेट के एक वोट को ना रखकर आप कितने वोट रखिए, 600 वोट रखिए। तो पहले और सेकंड स्टेट में ऐसे बहुत सारे मेंबर थे जो थर्ड स्टेट के साथ थे। अब यहां पे समझिए कि अगर फर्स्ट स्टेट मना कर देगा, सेकंड स्टेट मना कर देगा, थर्ड स्टेट मना कर देगा तो टैक्सेस नहीं होगा। लेकिन इसमें फायदा किसको है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, क्योंकि उनको टैक्सेस देना नहीं है। टैक्सेस का जो बर्डन होगा वो किस पर होगा, वो केवल और केवल थर्ड स्टेट पे होगा। इसीलिए थर्ड स्टेट ने कहा कि इस बार हमें 300 इसमें से, 300 इसमें से और 300 इसमें से होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो थर्ड स्टेट के साथ थे, जो चाहते थे कि उनके साथ इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके। लेकिन जो किंग होता है उनकी इस डिमांड को नहीं मानता है, यानी कि वो चाहता था कि जो पहले से रूल्स को फॉलो करते चले आए हैं कि फर्स्ट स्टेट के एक वोट, सेकंड स्टेट के एक वोट और थर्ड स्टेट के एक वोट ही रहेंगे, उसी प्रिंसिपल पर काम करेंगे हम। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी कि फर्स्ट स्टेट के जितने मेंबर हैं उन सारे मेंबर के सारे वोट को नहीं, यानी कि 300 वोट को नहीं, सेकंड स्टेट के 300 के वोट को नहीं और 600 के वोट को नहीं, बल्कि एक स्टेट का एक ही एक वोट मानेंगे। तो जो थर्ड स्टेट होता है वो क्या हो जाता है, वो गुस्सा आ जाता है किंग से, और गुस्साने के बाद क्या होता है, गुस्साने के बाद अपने आप को बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रांस की जो एब्सोल्यूट मोनार्क है यानी कि जो लुईस 16 है, लुईस 16 की पावर को कम करने के लिए एक मीटिंग बनाएंगे, एक असेंबली बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रांस की पावर को रोकेंगे। तो यही से आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा कि सबसे पहले कि रेवोल्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपको बताया कि रेवोल्यूशन एक बहुत बड़े चेंजेस को डिनोट करता है। और फिर हम लोगों ने समझा क्या, फ्रांस रेवोल्यूशन के कॉजेस के बारे में, चाहे वो आपके सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या आइडियोलॉजिकल, और लास्ट वन दैट इज द इमीडिएट कॉजेस। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।